हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन होता क्या है, यह किन चीज़ों से मिलकर बनता है और क्या ऐसे कारक होते हैं जिनसे यह प्रभावित होता है, कितने प्रकार का होता है, प्रेरक क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होती है, पुनर्बलन क्या होता है, अनुबंधन क्या होता है, या बंधन क्या होता है, या बंध क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में या फिर इन्हीं सारे जो टर्म्स हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस क्लास में। तो आप हैं आईएमपी क्लासेस के साथ, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आइए जान लेते हैं हम अभिप्रेरणा के बारे में कुछ बातें। अभिप्रेरणा जो शब्द है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मोटिवेशन कहा जाता है। और मोटिवेशन जो है वो लैटिन भाषा के शब्द मोटम से मिलकर बना हुआ है ना। मोटम जिसका अर्थ क्या होता है? टू मूव। इसका अर्थ क्या होता है? तो टू मूव या फिर टू मोशन, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? टू मूव या फिर टू मोशन। टू मूव का मतलब है गति करना, है ना। जैसे कि हम किसी भी चीज़ में रुके हुए होते हैं तो मोटिवेशन मिलने के कारण क्या होता है कि हम उस फील्ड में क्या करने लगते हैं, और भी ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगते हैं, या फिर उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से दोबारा से प्रभावी रूप से उसको करने लगते हैं। और इसके बारे में कुछ अन्य कथन भी हैं जो कि हमारी पेडागोजी में प्रचलित हैं। मोटिवेशन को ही सीखने का कारक कहा गया है, और इसी को सीखने का स्वर्ण पथ भी कहा गया है, और इसी को कहा गया है सीखने का हृदय। इसी को क्या कहा गया है? सीखने का हृदय। तो मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो कि क्या करती है, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अंदर से क्या करेगी? प्रेरित करेगी या फिर अभिप्रेरित करेगी कि हम कोई काम करें, है ना। और कब तक प्रेरित करेगी? जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता या तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक यह क्या करती रहेगी? हमें अभिप्रेरित करती रहेगी किसी भी काम को करने के लिए। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि अगर कोई 10th क्लास का बच्चा है, वो क्या है कि 10th क्लास में पढ़ रहा है और उसको क्या करना है, उसको टॉप रैंक लानी है क्लास में। तो अगर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है या फिर मोटिवेटेड है तो वो कब तक पढ़ता रहेगा? जब तक कि उसको उसके जो है वो नंबर अच्छे नहीं आ जाते, या फिर जब तक उसके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, तब तक वो क्या करता रहेगा? बहुत ही मेहनत करता रहेगा, है ना। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होती है। एक कथन जो है वो हमारे पेडागोजी में या फिर सीडीपी में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो जाता है कि आपने भी कई बार देखा होगा इस कथन को। प्रेरणा साध्य प्राप्ति के लिए साधना करने का साधन है ना। ये थोड़ा सा कठिन भाषा में या फिर यूँ कह लें कि थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ है। तो आइए समझ लेते हैं कि इसका जो मतलब है वो क्या कहना चाह रहा है ना लेखक। तो प्रेरणा से मतलब हो जाएगा यहाँ पे मोटिवेशन से, है ना। मोटिवेशन जो है वो साध्य प्राप्ति के लिए, मतलब कि साध्य मतलब कि जो हमारा एम है यानी कि उद्देश्य है, जब तक हम प्रेरित रहते हैं, जब तक कि हमारा उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो जाता है, ठीक है। यानी कि एम यानी उद्देश्य जो है, तब तक हम कब तक प्रेरित रहते हैं? जब तक कि हमारा उद्देश्य जो है वो प्राप्त नहीं हो जाता है। साधना करने का साधन है मतलब कि
इसके द्वारा क्या होता है, मीडियम है, यह एक क्या है, मीडियम है। तो ये क्या है, एक माध्यम की तरह काम करता है। जैसे कि आपको एग्जामिनेशन में क्या करने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं। तो अगर आप प्रेरित हैं या फिर अभिप्रेरित या मोटिवेटेड हैं, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, है ना। तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप प्रेरित हैं, है ना। तो प्रेरित होने के कारण आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये ही क्या है, वो मीडियम है, वह साधन है जिसके कारण आप क्या कर रहे हैं, अपनी क्रिया को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मीडियम, है ना। साधना, साधना मतलब कि क्या, क्रिया करना, ठीक है, क्रिया करना। तो साधना मतलब क्या हो जाएगा, काम करना। या फिर जैसे आप एग्जाम्पल लिया था अपन ने, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, साधना करने के रूप में हो जाएगा। तो ये कथन जो है वो पेडागोजी में आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। तो इसका ये मतलब जो होता है वो हमने अभी जाना इसके बारे में। आइए अब जान लेते हैं अभिप्रेरणा के कुछ सोर्सेस के बारे में, यानी कि यह आता कहाँ से है ना, यानी कुछ सोपानों के बारे में। मोटिवेशन, मोटिवेशन इसको इंग्लिश में कह देंगे। इसके मुख्य रूप से 3 सोपान हम कह सकते हैं। पहला तो है आवश्यकता, यानी कि नीड। यह मोटिवेशन का पहला सोपान हो जाएगा। और दूसरा हम कह सकते हैं चालक को, चालक को इंग्लिश में हम ड्राइव्स बोल सकते हैं। और तीसरा जो सोपान हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। इसको इंग्लिश में हम इंसेंटिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो 3 मुख्य सोर्स इसके या फिर स्रोत हो जाएंगे, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। तो इनकी वजह से क्या होता है, मोटिवेशन हमारे अंदर आता है। बात करें अगर आवश्यकता की, तो यह भी कितने प्रकार की होती है, तो यह भी होती है 2 प्रकार की। एक तो हो जाएगी कमी के कारण, कमी, और दूसरी हो जाएगी अधिकता के कारण, ठीक है। तो आवश्यकता की अगर बात कर लें, 2 प्रकार की हो जाएगी, कमी के कारण और अधिकता के कारण। आइए इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है रामू, और वह क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है। अब उसके पास क्या है, पैसे की तो बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है ना। अब लेकिन क्या हुआ कि एक बार उसने लॉटरी का टिकट खरीदा और लॉटरी लग गई। अब उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसको समझ ही नहीं आया कि कितना, कहाँ पे इसको यूज़ किया जाए। मतलब बहुत सारा पैसा है, जितना उसने सोचा भी नहीं था उतना पैसा उसके पास आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गई, पैसे की अधिकता हो गई। अधिकता होने के साथ साथ फिर से उसको आवश्यकता पड़ी किस चीज़ की, कि इसको कहाँ सही जगह लगाया जाए, या फिर इसको इस बात की टेंशन होने लगी कि किस तरीके से उसको सही जगह पे यूज़ किया जाए। तो आवश्यकता दोनों ही कंडीशन में हमें आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो किसी चीज़ की कमी हो या फिर अधिकता हो। तो ऐसे में आवश्यकता हमें दोनों ही कंडीशन में देखने को मिल जाएगी। चालक की अगर हम बात करते हैं तो ये शब्द जो है सबसे पहले वुडवर्थ, एक मनोवैज्ञानिक हैं, वुडवर्थ के द्वारा चालक शब्द का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। इसको हम और भी नामों से भी जान सकते हैं, जैसे कि अंतर्नोद, या इसी को प्रणोद भी बोल देते हैं, है ना। तो इसके नाम, अन्य नाम ये भी हो जाएंगे अंतर्नोद या प्रणोद। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति को भूख लगती है या प्यास लगती है, तो उसमें प्यास लगना या फिर भूख लगना क्या हो जाएगा,
चालक हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल देख लें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगी, भूख लगना या प्यास का लगना क्या हो जाएगा, इसका चालक का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति प्यासा है तो प्यासा होने पर उसको प्यास लगेगी और प्यास लगना जो है वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को प्रेरित करेगा अगला काम करने के लिए, यानी मोटिवेट करने के लिए क्या करेगा, वो प्रेरित करेगा। कौन? प्यास। यानी चालक का काम जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी रूप में हमारी जो प्रक्रिया चल रही है मोटिवेशन की, उसको और ज़्यादा क्या कर देना, प्रभावी कर देना। ठीक है, तो ये चालक का काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे सोर्स यानी प्रोत्साहन पर। तो इसको हम स्टिमुलस भी कह देते हैं या फिर उद्दीपक। उद्दीपक या फिर लक्ष्य भी, उद्दीपक या लक्ष्य के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही क्या होता है, हमारी पहली जो कंडीशन हो जाएगी कि हमें आवश्यकता पड़ेगी, और आवश्यकता पड़ने पर जो चालक रहेगा वो क्या करेगा, और ज़्यादा प्रेरित करेगा, है ना, मोटिवेट होने के लिए। और जैसे ही क्या होता है, हमें उद्दीपक मिल जाता है, लक्ष्य मिल जाता है, तब जो चालक जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये एक जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसी में आपको ये सारी की सारी तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाने वाली हैं। व्यक्ति को भूख लगी, यानी कि उसको किसकी आवश्यकता पड़ गई, खाने की आवश्यकता पड़ गई। तो आवश्यकता पड़ गई व्यक्ति को। अब आवश्यकता जो पड़ने पर अब व्यक्ति को क्या, क्यों आवश्यकता पड़ी, तो भूख लगने पर, है ना, भूख लगने पर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चालक। ये क्या हो जाएगा, भूख लगना क्या हो जाएगा, चालक के रूप में काम करेगा। क्यों? क्योंकि भूख लगेगी तभी तो वो और ज़्यादा क्या करेगा, खाने की तलाश में जाएगा, है ना। तो चालक जो रहेगा वो भूख हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इसको क्या मिल जाता है, खाना मिल जाता है, यानी कि स्टिमुलस मिल जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है इसको, यानी कि लक्ष्य जो है, यानी स्टिमुलस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खाना हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सोर्सेस हैं वो सभी के सभी सोर्सेस को हमने किस में देखा, एक सेंटेंस में एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल की तौर पे देखा है। तो ऐसी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो अभिप्रेरणा के जो 3 सोर्सेस हैं मुख्य रूप से किस तरीके से काम करते हैं। तो ये रहे कुछ हमारे अभिप्रेरणा के सोर्स। आइए अब जान लेते हैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में या फिर ऐसे टर्म्स के बारे में जो कि आपको पेडागोजी में काफ़ी देखने को मिल जाएंगे या फिर काफ़ी आपको परेशान भी करते होंगे। तो पहला जो शब्द मिल जाएगा वो हो जाएगा प्रेरक। प्रेरक जो है इंग्लिश में इसको मोटिव्स बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ लें तो ये क्या हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है ना, किसी को भी मोटिवेट करने के लिए कोई भी वस्तु या फिर व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर कोई स्थिति भी हो सकती है ना, या कोई परिस्थिति भी हो सकती है, या फिर कह लें कि क्रिया ही हो सकती है ना। तो प्रेरक जो हो जाएगा उसकी अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो वस्तु, व्यक्ति या स्थिति या कोई क्रिया जो हो जाएगी वो प्रेरक के रूप में हमें देखने को मिल जाएगी। कि हम प्रेरक से हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है ना, वो क्या कर रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है मोटिवेशन के लिए, या फिर वो मोटिवेशन दे रहा है आपको, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो प्रेरक हो जाएगा, है ना। या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जो कि आपको कोई काम करने के लिए पुश कर रही हो या बार बार क्या कर रही हो, उसको प्रेरित कर रही हो, तो वो स्थिति या व्यक्ति या क्रिया वो क्या कहलाएगी, वह प्रेरक कहलाएगी। अगली जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी स्टिमुलस या फिर उद्दीपक। यह एक ऐसा प्रेरक होता है जो किसी भी निश्चित परिस्थिति में क्या करता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन लाता है या फिर उसको प्रभावित करता है, वो क्या कहलाता है, वह उद्दीपक कहलाता है। जैसे कि हम इसको भी हम 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक तो स्वाभाविक उद्दीपक होता है और दूसरा जो है वो अस्वाभाविक। एक
और दूसरा अस्वाभाविक। अब इनको भी हम अगर एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें तो स्वाभाविक उद्दीपक वह होते हैं जो कि स्वाभाविक रूप से होते हैं। जैसे कि जन्म के समय बालक में क्या होता है, उसको भूख लगती है ना, वह हंसता है, रोता है, प्यास लगने पर पानी की मांग करता है, भूख लगने पर खाने की मांग करता है ना, और नींद लगने पर सोने की मांग करता है। तो इस तरीके से जो नींद हो गया, भूख हो गई, प्यास हो गई, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये स्वाभाविक रूप से जो क्रियाएं होती हैं वो क्या सारी क्रियाएं क्या कहला जाएंगी, स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में हम उनको बोल सकते हैं। और अस्वाभाविक उद्दीपक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी कृत्रिम चीज़ जो कि क्या करती है, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है या फिर उसको मोटिवेटेड करती है। जैसे कि धन हो गया, है ना, पैसा हो गया, है ना, और क्या हो जाएगा, और कोई भी पद हो जाएगा, है ना। तो ये सारे क्या चीज़ें हैं, अस्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो उद्दीपक के बारे में हमने जान लिया। अब पुनर्बलन। पुनर्बलन जो है वो इसको इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यह भी कितने प्रकार का होता है, तो यह भी 2 प्रकार का होता है। एक तो सकारात्मक और दूसरा हो जाएगा नकारात्मक। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बालक अगर 10th क्लास में पढ़ रहा है और उसने अपना लक्ष्य क्या बनाया हुआ है कि उसको क्लास में रैंक फर्स्ट लानी है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से समझ लेंगे कि जैसे उसको पहले से पता है कि उसको फर्स्ट रैंक लानी है। अब उसके लिए पहले से उसने जो डिसाइड की होंगी चीज़ें वो तो कहला जाएंगी उद्दीपक। ठीक है, लेकिन वहीं उसकी प्रिपरेशन के दौरान जब वह तैयारी कर रहा होगा, वहीं पे पापा आ जाते हैं, उसको कह देते हैं कि अगर तुम एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक लाते हो तो मैं तुम्हें नई साइकिल दिला दूंगा या फिर कोई नई बाइक दिला दूंगा। बाइक या फिर साइकिल, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पुनर्बलन हो जाएंगे, पुनर्बलन का काम करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, तो बालक जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा और क्या करने लगेगा, अपने काम को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से या फिर बहुत ही प्रभावी ढंग से और ज़्यादा प्रभावी ढंग से करने लगेगा। तो इसी चीज़ को क्या बोलेंगे हम, पुनर्बलन बोल देंगे। और यह भी कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन जो है वो किसी भी प्रक्रिया की दर को क्या करता है, ज़्यादा कर देता है, अधिक कर देता है या बढ़ा देता है। वहीं नकारात्मक पुनर्बलन जो है वो किसी भी क्रिया की दर को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन पुनर्बलन के बारे में, यानी कि रीइंफोर्समेंट के बारे में। अगला जो हमारा टर्म है वो है अनुबंधन या फिर कंडीशनिंग भी इसी को बोल देते हैं। आपने पावलोव का जो सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत, तो वो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो पढ़ी होगी। तो अनुबंधन जो है वो उस शब्द का प्रयोग भी किन्होंने किया था, तो पावलोव ने किया था। अनुबंधन को हम इस तरीके से जान लेंगे, समझ सकते हैं कि किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक को क्रिया से अगर हम जोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में इस क्रिया को क्या बोलेंगे, हम अनुबंधन कहेंगे। अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया गया था, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो दी गई थी वो पावलोव के द्वारा दी गई थी, है ना। इसको लिख देते हैं हम। मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने सीखने का सिद्धांत बताया था, है ना। तो कुत्ते के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी जो है वो पावलोव के द्वारा दी गई थी। इन्होंने ही बताया था कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक है उसको अगर हम किसी भी क्रिया के साथ जोड़ देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में या फिर ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है। अनुबंधन को हम एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कोई एक व्यक्ति है और उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई है, और प्यास लगने पर उसने कुछ ही दूर पर क्या देखा, एक मटका देखा। उसने क्या देखा, एक मटका देखा, जिससे उसके मन में क्या ख्याल आया कि अब तो मुझे क्या मिल जाएगा, पानी मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे उसने क्या कर लिया, पानी का अनुबंधन मटके से कर लिया, है ना। यानी कि उसने मटके को देखकर पानी का अंदाज़ा लगा लिया कि इस मटके में क्या होने वाला है,
पानी होने वाला है ना। तो ये हो जाएगा अनुबंधन का एग्जाम्पल, जिससे हम समझ सकते हैं कि अनुबंधन क्या होता है। आइए अब जान लेते हैं कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में, जो कि एग्जामिनर के द्वारा कई बार पूछी गई हैं एग्ज़ाम में, और कई बार इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कुछ इनके बारे में भी। स्किनर जो मनोवैज्ञानिक हैं हमारे, उन्होंने प्रेरणा यानी मोटिवेशन के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है ना। तो इन्होंने ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, इनके जो प्रमुख कीवर्ड्स हैं वो आप याद रख सकते हैं। तो सीखने का राजमार्ग जो है वो किन्होंने बताया है, स्किनर ने बताया है। गुड जो एक मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा क्या बताया गया है अभिप्रेरणा के बारे में। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है ना। इनके कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण करने की प्रक्रिया इन्होंने बताई है। मैकडूगल जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या बताया है अभिप्रेरणा के बारे में। ये वही हैं जिन्होंने संवेगों के बारे में बताया है, और 14 जो है वो मूल प्रवृत्तियां भी इन्हीं के द्वारा बताई गई हैं। तो इन्होंने मोटिवेशन के बारे में क्या बताया है, अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, है ना। तो इन्होंने अभिप्रेरणा को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाओं के रूप में बता दिया है ना। अगले जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन। इन्होंने क्या बताया है, तो प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या फिर आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर क्या करती हैं, निर्देशित करती हैं। तो इन्होंने क्या बता दिया है, आंतरिक शक्तियों के रूप में बता दिया है अभिप्रेरणा को, और आवश्यकताओं के रूप में इन्होंने बता दिया है कि ये ऐसी आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं हैं जो कि क्या करती हैं, हमें लक्ष्य की ओर निर्देशित जो है वो करती हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं रही जो कि हमारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रमुख रूप से बताई गई हैं कि मोटिवेशन को किस तरीके से परिभाषित उन्होंने किया है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की CDP की क्लास, जो थी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोटिवेशन के बारे में। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि हमने बनाए हैं किशोर अवस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर, और एक क्लास हमारी जीन पियाजे के ऊपर भी है जो जिसमें हमने उनको काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो आप वो क्लासेस भी हमारी देख सकते हैं, जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ से सीधे जाकर वो क्लासेस ले सकते हैं। और आपने अपना जो कीमती समय दिया है वो दिया है IMP क्लासेस को, तो बने रहें IMP क्लासेस के साथ। थैंक यू दोस्तों।